सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। दासम जिनवानी माता की जय। गोमट सार परम मांगलिक ग्रंथ गोमट सार जीव कांड जी की जय। महिमी चंद आचार्य की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य पदाचार्य साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरेखा माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका इलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य निमित्त भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है सबको सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग गोमटसार जीव कांड जी में वर्णित अलौकिक गणित और 14 धाराएं इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। इसका स्वाध्याय कराने में इंदौर निवासी सारक्या जी छाबड़ा जी की रंगीन प्रस्तुति के द्वारा हम कर पा रहे हैं। अतः उनको पूरे ग्रुप की तरफ से सादर जय जिनेन्द्र और अभिनंदन है। हम लोग इसको पढ़ते हुए धनधारा में भी चल गए थे, 14 धारा में, लेकिन पुनः थोड़ा सा हम लोग दोहरा रहे हैं। एक मिनट। क्या ना हम लोग सारी चीज अच्छी तरह समझ रहे होंगे। एक विशेष चीज आज बताना चाह रहे हैं। जो कल सरिता जी चेन्नई हैं क्या? दीदी हाँ, कल एक इनका प्रश्न था। कल जाते जाते थोड़ा समझाने की कोशिश की थी, थोड़ा मंजू जी को हड़बड़ भी लगी हुई थी तो मैंने ज्यादा उसको खुलासा नहीं किया। आज उसको कर देते। मुझे लगता है बहुत से लोगों को समझ में ये बात किसको समझ में आ रखी है। जो जघन्य युक्ता संख्यात आता है वो लिखा हुआ यहाँ पर जघन्य परित असंख्यात के छेद मात्र स्थान। कल इन्होंने यही प्रश्न पूछा था कि ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आया। ये किसी को समझ में आया है कि नहीं? जघन्य परिसंख्यात पे जघन्य परिसंख्यात का पावर करने पर जघन्य युक्ता संख्यात आता है। तो जितने हम ये दो के रूप में जितने मतलब दो के रूप में यदि उसको ये करते हैं तो ऊपर जो पावर आता है उसको 6 होते हैं। दो के रूप में जब करते हैं तो दो के ऊपर जो पावर आता है उस विशिष्ट संख्या का वो उसके 6 होते हैं। तो वैसे ही यहाँ जघन्य परित संख्यात के ऊपर जघन्य परित संख्यात का पावर है। तो जघन्य परित संख्या जितने बार हम उसको आगे हर बार पावर करते 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 जघन्य परित संख्यात बार उसको पावर करेंगे तो हमको जघन्य युक्ता संख्यात आएगा। इसका मतलब जितने बार हम उसका पावर कर रहे हैं उतने बार उसके छेद हो जाएंगे। इसके लिए जघन्य परित संख्यात के छेद की संख्या जघन्य परित संख्यात युक्ता संख्यात की छेद की संख्या जो है जघन्य परित संख्यात आएगी। ऐसा मैं समझ रहा हूँ। शायद मैं बोलने में कुछ नहीं, मोटा मोटा आप ठीक बोले। इसको थोड़ा सा हम उदाहरण से समझा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या लग रहा है कि जघन्य परित असंख्यात पर जघन्य परित असंख्यात का पावर, क्योंकि ये राशि कैसे आ रही है, विरलन देह से आ रही है। विरलन देह से राशि का आचार्य ने कहा कि इसका अर्धछेद वर्गशला का द्विरूप वर्गधारा में नहीं आते हैं। अब इसको हम समझे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जघन्य परित असंख्यात से
जघन युक्त संख्यात कितने स्थान जाने पर आएगा? तो ये कह रहे हैं जघन परित असंख्यात पर पावर कितना है? जघन परित असंख्यात। तो कह रहे जघन्य परित असंख्यात के छेद मात्र स्थान, यानी पावर का छेद कर दो उतने स्थान। इसको हम लोग समझते हैं छोटी संख्या से। हम लोग पहले समझ चुके हैं स्थान किसे कहते हैं। जैसे 4 पहला स्थान हुआ, 16 दूसरा स्थान हुआ। 4 कैसे आया? 2 पर पावर 2। 16 कैसे आता? 2 पर पावर 4। तो ये तो हुआ उसका पावर, कि पावर किस तरह से बढ़ रहा है। और स्थान 4 का स्थान पहला हो गया, 16 का स्थान दूसरे के 4 की अपेक्षा दूसरा हुआ। 256 स्थान इसके बनिस्पत भी तीसरा है, और 4 के बनिस्पत कोई पूछे कि भाई 256 कब आता है द्विवर्ग वर्ग धारा में, तो हम क्या कहेंगे? 2 स्थान के बाद आता है। क्या हम कहेंगे? 2 स्थान के बाद आता है। स्थान कोई पूछे 256 का, तो कोई पूछे भाई पन्नठी द्विवर्ग वर्ग धारा में कब आती है, तो हम कहेंगे 3 स्थान के बाद आती है। तो ये चलिए, हमारे पास तो छोटे छोटे थे और हम जान रहे हैं, सामने हमारे बुक है। तो इसको हम समझे कि कैसे जो ये दे रखे हैं ये सही है कि नहीं, इसको हम जांचते हैं यहाँ से। जैसे मान लीजिए 4 पर पावर, ये तो इक्वल है जघन परित संख्यात पर जघन परित संख्यात पावर है। हम बराबर में भी समझेंगे, विषम देय विरलन में भी समझेंगे, दोनों तरह से समझेंगे। पहले हम लोग चलिए बराबर में ले लेते हैं। तो 4 पर पावर 4, 4 ही तो 4 को हम क्या माने? परित संख्यात, जघन परित संख्यात मान लीजिए 4 है। तो ये कह रहे हैं जघन परित संख्यात पर जघन परित संख्यात का पावर, तो 4 पर पावर 4, क्योंकि हमने जघन परित संख्यात को 4 माना है। अब जो राशि आ रही है जघन 4 पर 4 पावर करने से कितनी आती है? 16। 4 चौक 16 आएगी ना? 256 आएगी। अब यहाँ पर आचार्य क्या कह रहे हैं कि विरलन देय से जो राशि उत्पन्न होती है, विरलन के छेद मात्र स्थान आगे जाने पर होती है। अब हम 256 को देखें कि 256 का कैसे आया है, तो 4 पर 4 पावर करके। 4 का छेद कितना होगा? 2 होगा। तो अब हम देखें कि 256 राशि कब आ रही है? 4, 16, उसके बाद 256, यानी 2 जो उसका छेद आया, 4 का जो 2 छेद आया उतने स्थान जाके 256 आई। किससे? देय राशि से। 2 से हम करेंगे तो 2 से जो संख्या देय राशि है उस संख्या से स्थान लेना है। तो हम क्या देख रहे हैं कि 4 के बाद 256 कब आ रहा है? 2 स्थान के बाद। 2 क्या है यहाँ पर? 4 जो विरलन राशि है उसका छेद है, यानी विरलन राशि के छेद करो आप, उतने स्थान आगे जाके जो इसको विरलन देय राशि से जो राशि आती है वह राशि आएगी। मैं फिर बोल रही हूँ, कोशिश करती हूँ धीरे धीरे बोलने की। 4 को हमने जघन्य परित असंख्यात माना। जघन्य परित असंख्यात पर पावर जघन्य परित असंख्यात, 4 पर पावर 4। 4 का हम जब अर्ध छेद निकालते हैं तो आता है 2। 4 पर पावर 4 की संख्या आती है 256। अब आचार्य क्या कह रहे हैं कि 4 के बाद भाई वो 4 पर पावर जो 4 है उससे जो संख्या आ रही है वो कितना स्थान के बाद आएगी? 4 के बाद। तो आचार्य क्या कह रहे हैं? उसका जो विरलन है उसके छेद कर दो। तो विरलन 4 है, उसके छेद 2 आए, यानी 4 से 256 कब आएगा? 2 स्थान आगे। 4, 16, उसके बाद 256 आएगा। पकड़ में आ रही है कि नहीं बात? नहीं पकड़ में आई? 256 कब आ रही? 4 हमने 4 को जघन्य परित संख्यात मान लिया है ना। ये कह रहे जघन्य परित संख्यात पर पावर जघन्य परित संख्यात, तो 4 पर पावर 4, ठीक है। अब 4 पर पावर 4 करके संख्या जो आ रही है, क्योंकि ये संख्या हम जान रहे हैं इसलिए हम इसको समझ पाएंगे। 256 हम ये देख रहे हैं कि 256 जो संख्या है वो 4 से तीसरे स्थान पर आ रही है, यानी 2 स्थान आगे आ रही है, ठीक है। यहाँ तक समझ लिए। तो ये कह रहे हैं कि 4 पर पावर जो 4 है उसका आप अर्ध छेद निकाल लो। अर्ध छेद निकाले तो क्या आया? 2।
तो वही ये कह रहे हैं कि 4 पर पावर 4 की जो संख्या आएगी वो 4 से 2 स्थान बाद आएगी, है ना। 2 स्थान बाद 4 है, फिर 216, फिर 256 है। समझ में आई? हाँ समझ में आई बात? आई। हाँ। अब हम ये सम संख्या लिए दोनों, है ना। सम संख्या मतलब एक सी संख्या लिए। चलिए अब बड़ी छोटी संख्या लेके देखते हैं। नहीं, फिर इसमें आगे आपने बताया कि विरलन राशि के छेद, विरलन राशि भी हो गई माना 4, तो उसके छेद हो गए 2, तो फिर हाँ, विरलन राशि माना, विरलन राशि हो गई 4 ना। हाँ, विलन राशि 4, तो उसके छेद हो गए 2 और 1 2। हाँ, तो हाँ, 2 फिर हुए। ये कह रहे हाँ, दे राशि 4 है। ये कह रहे हाँ, हैं कि जो राशि 4 पर पावर 4 करने से आ रही है वो राशि 4 से कितने स्थान आगे आएगी? तो कहते हैं 2 स्थान आगे आएगी। 2 स्थान आ गए, विरलन राशि से 2 स्थान आ गए। विरलन राशि नहीं, दे राशि से। विरलन राशि का तो अर्ध छेद निकाला हमने, उतने स्थान आगे आएगी। ठीक है, क्योंकि विरलन और दे यहाँ पर एक है, इसलिए आप ये कह सकते हैं बराबर हो गया, दोनों हाँ, 2 है ना। हाँ, इसलिए अब हम थोड़ा विषम लेके देखते हैं। 4 पर पावर 8, हम 2 पर भी करके आप लोग को दिखाएंगे। 4 पर पावर 8 कितना है? क्या संख्या आएगी? याद हो जाना चाहिए। कैसे याद करें इसको? अब देखिए 4 जब चूंकि हम तो 2 के पावर पर याद कर रखे हैं इकट्ठी तक, अब आप तो 4 बोल दिए, हम कैसे बताएं? अब तो हमको करना पड़ेगा। नहीं, करना नहीं पड़ेगा। 4 को 2 के पावर में बदल दीजिए। 2 पर पावर 2, उस 2 से 8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 पर पावर 16 है। बात समझ में आई? हम मान लीजिए नीचे 8 कहते हैं और ऊपर 8 पर पावर 4 देते हैं। अब इसका अर्धछेद बताइए। अब या कहाँ से बताएंगे? आपको तो बहुत परेशानी खड़ी हो गई। आप 8 को पहले 2 के फॉर्म में बदल दीजिए। 2 पर पावर 2 दूनी 4 दूनी 8, 3, 2 पर पावर 3, और फिर उसके ऊपर क्या था? 2 पर पावर 4 था, तो 4 दिया 12 पावर हो गया। ऐसे पावर निकाल, 2 पर पावर करके ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको छोटी संख्या का 2 पर पावर फट से कर लेंगे। जितनी बड़ी संख्या होगी उतना हमको भाग देना पड़ेगा। तो 4 पर पावर 8 करते हैं तो पनट्ठी होती है 65,536। 2 पर पावर 16 पनट्ठी आप लोग को याद होगा। तो अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि विरलन देय राशि से जो राशि उत्पन्न होती है वह राशि विरलन के छेद बराबर देय राशि से आगे रहती है, उतने स्थान आगे रहती है। अब हम समझे, पनट्ठी आया 4 पर पावर 8, 8 का कितना अर्ध छेद होगा? 3 होगा। अब आप 3 होगा ना, 4 2 1 3 होगा। 2 चक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 हुआ ना। 3 1 तक नहीं जाना है, 2 तक। 1 तक जा गए ना। 4 2 1 4 2 1 8 का अर्ध छेद तो 4 होगा ना, 8 थोड़ी होगा। ठीक है, ठीक है ना। 3। अब हमने कहा 4 पर पावर 8 65,536। अब 8 का अर्ध छेद निकला 3। तो आचार्य कहते हैं कि भाई हम कैसे समझें कि इसका कहाँ पर जाके कौन सा स्थान आएगा? अब इतना तो हम करते नहीं रहेंगे। तो आचार्य क्या कहते हैं कि भाई वो आपकी देय राशि से तीसरे स्थान पर है। अब देखिए है कि नहीं? 16 4 16 256, 3 स्थान के बाद है 65,536। यानी उसका जितना अर्ध छेद है पावर का, उतने स्थान पर जाकर के वो राशि आज स्थान है ना, मतलब उतनी बार वर्ग करके। स्थान को हम लोग समझे हैं, एक बार मल्टीप्लाई वर्ग करने को एक स्थान, 2 बार मल्टीप्लाई करने को दूसरा स्थान। तो कहते हैं आप इतनी बार मल्टीप्लाई करोगे, यानी जो संख्या 65,536 आई है उसको आप इतनी बार वर्ग करोगे, इतने स्थान जाकर के वर्ग करोगे तो वो संख्या आएगी। तो हमने देखा कि एक जैसी राशि में भी हमने देखा, और पनट्ठी को 4 और 8 का पावर करके भी देखा। अब हम 2 के पावर में देखते हैं। ये ऐसा तो नहीं कि ये कहीं बैठ रहा कहीं नहीं।
अब 2 पर पावर कितना होने से परनट्ठी आएगा? अथवा चलिए और बड़ी संख्या लेते हैं, इकट्ठी आएगा। होने से आएगा क्या? इकट्ठी कितने पावर पर आती? 2 पर कितना पावर ले? हम बिल्कुल छोटी संख्या लेके चल रहे हैं अब समझ में आने के लिए। अभी तक हमने 4 समझ लिया पावर ऐसे, और चलिए 2 में ले लेते हैं। तो इकट्ठी कब आती है? 2 पर कितना पावर रहता है? 64। 64 के अर्धछेद कितने होंगे? 64 के अर्धछेद 5। 5 होंगे ना दीदी? देखिए नहीं 6 6 6 6 अच्छा, अब एक यहाँ पे देखिए कि 6 वाली जो संख्या 65,000 जो इकट्ठी संख्या है वो कौन से स्थान पर आ रही? तो हम देख रहे हैं 2 से, क्योंकि हमने देय राशि क्या ली है? 2 ली है, तो हम 2 से चलेंगे। तो 2 4 16 256 पन्नट्ठी बादाल इकट्ठी, 2 को मतलब 6 स्थान के बाद में इकट्ठी आ रही है ना? 7वें स्थान पर इकट्ठी है ना, तो 2 से 7वें स्थान पर है। तो वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि जघन्य परित असंख्यात के बाद जो जघन्य युक्ता संख्यात आ रहा है वो कितने स्थान जाने पर आएगा? तो यहाँ क्योंकि उसकी विरलन देय राशि से आ रहा है, तो वर्गशला का अर्धछेद आता तो हमको पता चल जाता कि भाई इतनी वर्गशला का है, वर्गशला का ही स्थान होते हैं। तो वो नहीं दिया, तो यहाँ पर आचार्य ये भाव भाषणा करा रहे कि भाई आप जघन्य परित संख्यात को जब जघन्य परित संख्यात बार कर रहे हो तो कितना स्थान हमको आगे जाना होगा? तो वो बता दिए कि भाई जघन्य परित संख्यात का छेद निकाल लो। जैसे हमने अभी निकाला 64 का छेद निकाला, 8 का छेद निकाला, 4 का छेद निकाला, निकाल के हमने क्या देखा कि वो राशि उतने स्थान आगे आ जाती है। पकड़ में आई कि नहीं बात? मतलब ये 64 के अर्धछेद जैसे 6 हुए तो 6 स्थान आगे जाने पर हाँ, ये जो देय राशि है, देय राशि से 6 स्थान जाने पर। तो देय राशि हमने कितनी ली है? 2 ली है। हाँ, तो 2 4 16 256 पन्नट्ठी बादाल 6 स्थान आगे जाने पर आए। तो वही चीज यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई जघन्य परित संख्यात तक तो ठीक आप लाए, जघन्य युक्ता संख्यात आपने उससे केवल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये कितने स्थान जाने पर आएगा? ये तो वो यहाँ भाषण कराए इतनी बार, इतने स्थान आगे जाने का मतलब इतनी बार वर्ग किए हैं, स्थान वही हो गया ना, इतनी बार हम उसको वर्ग किए हैं। तो वर्ग करने के बाद में ये हमारे जघन्य युक्ता संख्यात आएगा। पकड़ में आई? जहां जहां भी इस तरह के जघन्य परितानंत है ना, उसके बाद जघन्य युक्तानंत है, जहां भी है वो इसी तरह से होगा। पकड़ समझ में आई कि नहीं? सिद्धांत पकड़ में आया कि नहीं? आया दीदी। उसके छेद मात्र स्थान जाने पर वो संख्या आ जाएगी। जैसे कोई कहे कि राशि के जितने अर्धछेद हुए उतने विरलन राशि के विरलन राशि के अर्धछेद मात्र देय राशि से उतने स्थान जाने पर वो राशि आ जाएगी जो राशि देय विरलन से निकलने वाली है। जैसे 2 पर 64 पावर इकट्ठी, कोई पूछे भाई इकट्ठी आती कहाँ पर है, कितना बार इसको करना पड़ता है तो इकट्ठी आएगी, इसका स्थान बताओ। हमको राशि कुछ नहीं मालूम है, इसका स्थान बताओ। तो आचार्य ने कहा कि भाई जो उसका विरलन राशि है उसके आप छेद निकाल लो। तो छेद निकाला अभी हमने, 6 छेद आया। तो आचार्य कहते हैं कि भाई जो देय राशि आपकी, उस देय राशि से 6 स्थान के बाद आएगी। तो विरलन राशि हमारे पास 2 है, 2 से हम देख रहे हैं क्या 6 स्थान के बाद आ रही है इकट्ठी। विरलन भी 2, देय भी 2, इनिशियली सबसे पहले विरलन 2 का, विरलन तो हमने 64 रखा है ना, इकट्ठी का विरलन तो 64 है ना, इकट्ठी का 2 पर पावर 64 है, उससे आती है इकट्ठी, है ना। तो उसी तरह से जघन्य परित संख्यात पर जघन्य परित संख्यात का जब हम पावर करेंगे, तो आपने तो एक पावर करने खाली बताया, ऐसे लग रहा है कि बस एक ही बार में आ जानी चाहिए। वो यहाँ भाव भाषण करा रहे हैं, केवल क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि आप समझो कितनी बड़ी संख्या है, कितनी बार वर्ग किया गया है, ये बताने के लिए चीज बताई जा रही कि जघन्य परित संख्यात से जघन्य युक्ता संख्यात
हम जघन परित संख्यात को कितनी बार पावर किए हैं, तो कह रहे हैं जघन परित संख्यात के 6 बार किए हैं। जैसा अभी हम लोगों ने उदाहरण में देख लिया, उतने स्थान जब जाएंगे तो जघन परित संख्या, जघन युक्ता संख्यात आ जाएगा उतने स्थान के बाद। एक मिनट, मैंने ऐसा लिखा है उसको, दे विरलन से जो राशि आती है उसका स्थान निकालने के लिए विरलन राशि के छेद निकालने पर, एक मिनट, उसका जो दे विरलन से जो राशि आती है उसका हाँ। स्थान निकालने के लिए वो सुंदर। विरलन राशि के छेद निकालने पर देय राशि से उतने स्थान आगे जाने पर वह राशि आएगी। हाँ, बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक बार और बोलिए भाई साहब। देय विरलन से, थोड़ा एकदम भाई साहब, जेठी भाई साहब खूब धीरे। देय विरलन राशि ऐसे से, ताकि लोग लिख लें। देय विरलन राशि से एक अक्षर पर रुक करके, देय विरलन ऐसे विरलन से जो राशि आती है उत्पन्न होती है, उसका स्थान निकालने के लिए, उसका क्या स्थान निकालने के लिए, स्थान स्थान यहाँ पर आया है, स्थान ही तो उसका आया है स्थान ना। निकालने के लिए विरलन राशि के छेद निकालने पर, विरलन राशि के छेद निकालने पर देय राशि से उतने स्थान आगे जाने पर, देय राशि से उतने स्थान आगे जाने पर वह राशि आएगी। उतने, एक मिनट, उतने की जगह छेद, विरलन राशि के छेद मात्र स्थान जाने पर, उसकी जगह ऐसा लिख दीजिए, ठीक है। देय राशि से विरलन राशि के छेद मात्र स्थान आगे जाने पर वह राशि आएगी। तो क्या कि समझ में थोड़े दिन के बाद नहीं तो ये नहीं समझ पाएंगे, अभी तो पढ़ाई हो रही तो आ जाता है समझ में। आज मेरी पूरी समय किसी में खत्म हो गई कि मैं आप लोग को, मैं सोची सारी तरह के उदाहरण से समझाऊंगी, 2 से 4 से 16 से सबसे, ताकि लोगों को कहीं शंका। आज मेरी समाइक में मैं और जो करती हूँ सब ऐसे ही रह गया। देखती हूँ तो 48 मिनट हो गया। एक मिनट भाभी, मैंने लिखा देय विरलन राशि से जो राशि आती है उत्पन्न होती है उसका स्थान निकालने के लिए विरलन राशि के छेद मात्र स्थान निकालने पर, छेद मात्र स्थान नहीं, छेद निकालने पर, छेद विरलन राशि का स्थान थोड़ी अपने को निकालना है। विरलन राशि का छेद निकालकर देय राशि से छेद मात्र स्थान आगे आती है, ऐसे स्थान बाद में दीजिए। और आप अपनी भाषा में आप जिस तरह से समझ सकती है उस तरह से फिर लिख लीजिए। भाभी दोबारा बोलो इसको, छेद निकालने पर, देय विरलन से जो राशि आती है उसका स्थान निकालने के लिए विरलन राशि के छेद निकालकर देय राशि से छेद मात्र स्थान आगे जाने पर यह राशि आती है। देय राशि नहीं, वह राशि आती है जो देय विरलन से हमको राशि, वह राशि आती है। और ब्रैकेट में लिख लीजिए। हाँ हाँ, मैंने यह राशि बोला था, वह राशि नहीं, यह राशि नहीं, वह राशि, वह राशि क्या, ब्रैकेट में ये और लिख लीजिए, देय पर पावर विरलन, जो राशि हम लाना चाह रहे हैं। नहीं तो फिर भूल जाएंगे कि कौन सी राशि, क्योंकि हम भूलते हैं, मेरे साथ ये सब होता है, इसीलिए हम कह रहे हैं। जब शुरू में सीखते हैं ना तो बहुत कौन सी राशि भाभी बोला आपने, कौन सी राशि आती है? जैसे यहाँ पर जघन्य परित संख्यात पर जघन्य परित संख्यात है तो ये राशि आई। अगर हम इकट्ठी को ले रखे 2 पर पावर 64 ले रखे हैं, या हम 4 पर पावर 8 ले रखे हैं, पन्नठी ले रखे हैं, हम जो भी देय विरलन से राशि आने वाली है वह राशि का स्थान आएगा। ठीक है दीदी, सबको आ गया बढ़िया से समझ में? आज मेरी 48 मिनट की मेहनत है। समझ में आया दीदी? दीदी ये जघन्य युक्त संख्यात जैसे हम ले रहे हैं तो यहाँ पर जघन्य युक्त संख्यात आएगा। जघन्य युक्त संख्या ऐसे और लिख लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अभी कौन बोल रहे हैं, मैं आवाज नहीं पहचान पा रही। इसको ऐसे और लिख लीजिए आप, जैसे कि जघन्य परित संख्यात पर पावर जघन्य परित संख्यात लिखिए,
और फिर बराबर करके लिखिए जघन युक्ता संख्या। अब फिर अब नीचे लिखिए कि जघन युक्ता संख्यात का स्थान, जघन युक्ता संख्यात का स्थान। अब फिर नीचे लिखिए, बहुत जल्दी नहीं लिख पाए। जघन्य जघन युक्ता संख्यात बराबर जघन्य परित संख्यात, जघन परित संख्यात का पावर जघन परित संख्यात बोलना। हाँ, बस इसको छोड़ दीजिए, इस पंक्ति को छोड़ दीजिए। अब उसके नीचे लिखिए फिर जघन्य परित संख्यात पर जघन्य परित संख्यात का पावर इज इक्वल टू जघन, अभी जघन युक्ता संख्यात का स्थान। दूसरी पंक्ति में ये लिखिए जघन युक्ता संख्यात का स्थान, यानी कहां पर आएगी वो, ये तो समझ जाएंगे आप लोग, का स्थान। फिर बराबर करके लिखिए जघन परित संख्यात पर जघन परित संख्यात का विरलन राशि, विरलन राशि लिख दीजिए, क्योंकि दोनों एक है ना, तो जहां एक नहीं रहेगी वहां आप ये कहेंगे किसका अर्धछेद निकालना है। तो जघन युक्ता संख्यात का स्थान बनाने के लिए विरलन राशि जघन्य परित संख्यात का अर्धछेद निकालना है। ने लिखाया जघन्य युक्ता संख्यात का स्थान बराबर जघन्य परिता संख्यात पर विरलन राशि का अर्धछेद अर्धछेद उतने कॉमा दे दीजिए, कॉमा दे करके फिर लिखिए इस ये जो मतलब छेद मात्र स्थान जघन्य परित संख्या, जघन्य परित संख्यात से छेद मात्र स्थान जघन्य परित संख्यात से जानने पर आएगी। जघन्य युक्त संख्यात का स्थान कैसा रहेगा? जघन्य परित संख्यात का स्थान नहीं निकाल रहे हम लोग, जघन्य युक्त संख्यात का निकाल रहे हैं। तो वो कब आएगा, उसका छेद निकाल लिए तो जघन्य परित संख्यात जहां से शुरू हुई है वहां से उसके छेद मात्र स्थान आगे जाएंगे तो जघन्य युक्त संख्यात आ जाएगा। जैसे हम किताब में देखें जघन्य परित संख्यात के बाद इन्होंने क्या किया है, 3 ठो डॉट दे दिया है। ये 3 डॉट कितना है, 3 डॉट कितना है, जघन्य परित संख्यात के छेद मात्र। और इसको हम क्या कहेंगे, विरलन राशि के छेद मात्र, अर्धछेद मात्रा। विरलन राशि साथ में बोलेंगे क्यों, यहाँ एक चीज है ना तो समझ में नहीं आ रहा दे का है कि विरलन का है। विरलन राशि के छेद मात्र स्थान जाने पर दे राशि से उतने स्थान आगे जाकर के वो राशि आ जाती है। जैसे हम लोगों ने उदाहरण दिया, उदाहरण या तो उतना समय नहीं रहता है, आज आप लोग अपने से उदाहरण बनाइएगा, समझा दिए तो आप लोग को ज्यादा भाव भाषणा होगी। इसी पेज में यहीं पर आप लोग, जैसे मैंने 4 पर 8 पावर किया, 2 पर 64 पावर भी किया ना, मैंने आपके सामने 4 पर 4 पावर भी किया, तो तीनों पावर करके आप लोग आज निकाल के देखिएगा। 2 पर 16 पावर करिएगा, 2 पर 64 पावर करिएगा, 4 पर 8 पावर करिएगा। तो आज आप होमवर्क करिए इसको, फिर नहीं समझ में आएगा तो फिर कल हम उदाहरण भी लिखा देंगे। अपने से करेंगे ना तो याद हो जाएगा और कोई बात नहीं, क्योंकि आपको नियम पता चल गया, चीज पता चल गई कि कैसे है। तो उदाहरण से आप कोशिश करिएगा 3-4 संख्या, इकट्ठी तक की संख्या हम लोग को मालूम है, तो इकट्ठी तक की संख्या को आप कर सकते हैं। तो इस तरह से करिएगा, ठीक है। किसी का कोई और भाव भाषणा, हम नहीं चाहते हैं कि हम इतनी मेहनत करके पढ़ाएं फिर भी लोगों को किंतु परंतु रह जाए, अरे वहां पर तो हम नहीं समझे, वहां पर तो हम नहीं समझे। कम से कम हमको जहां तक समझ में आ रहा है, फिर हमको नहीं समझ में आएगा वहां तुम्हें क्या समझाऊंगी। जो आपने पूरा सेंटेंस बोला है दीदी जी, वो एक बार किसी से रिपीट करा दीजिए जिन्होंने लिखा है सही। करिए, रिपीट करिए भाई लिखने वाले, जिस किसी ने सही लिखा है। जेठी भाई साहब आप रिपीट कर दीजिए, लेकिन थोड़ा सा स्पीड कम। जघन्य युक्ता संख्यात का स्थान निकालने के लिए हम पहले जघन्य युक्त संख्यात जो है वो है जघन्य परित संख्यात पर जघन्य परित संख्यात का पावर।
यहाँ जघन्य परित संख्या जो है वो जो विरलन है उसके जब अर्धछेद निकालेंगे, उसका अर्धछेद निकालना है, फिर जघन्य परित संख्या के बाद जघन्य परित संख्या के जो छेद है उसमें स्थान आगे जाने के बाद जघन्य युक्ता संख्या आएगा। बहुत सुंदर। ललिता जी इसमें तो दे राशि के अर्धछेद लिखा हुआ है। विरलन राशि के बताया था। हाँ नहीं, तो इसमें बुक में ये क्या लिखा हुआ है? विरलन राशि के छेद है और देय राशि से आगे उतने स्थान है। दे कहाँ लिखा हुआ? इसमें तो नहीं लिखा हुआ। नहीं, आप ये राशि से विरलन राशियों के अर्धछेद निकालने का सूत्र। वो आप कहाँ आगे क्यों गए हो? अब हाँ? अब वो दूसरी वो बताएंगे, वो अलग चीज है। यहाँ पर तो जहाँ जघन्य परित असंख्यात है ना, वहां पर कल सरिता जी को था कि ये क्या लिखा हुआ है, जघन्य परित असंख्यात के छेद मात्र स्थान, मुझे समझ में नहीं आया। यहीं पर आएगा, ये इकट्ठी के पास ही है, इकट्ठी के पास ही आप वाला पेज निकालिए, बादल इकट्ठी जहाँ है वहीं पर जघन्य परित असंख्यात से जघन्य युक्त संख्यात जो आ रहा है, जिसको आवली भी कहते हैं। असल में ना लैपटॉप से पढ़ा रहे हैं, अब इसमें पेज नंबर वगैरह है नहीं। द्विरूप वर्ग धारा के सर्व स्थान जहां लिखा हुआ है, जिन के पास बुक है सब निकाल लें। द्विरूप वर्ग धारा के सर्व स्थान ऐसे लिखा है। तो इसी में जब हम देख रहे हैं जघन्य परित असंख्यात, नीचे आकर के उस पेज का लास्ट लाइन है जघन्य परित असंख्यात, फिर उसके बाद जघन्य युक्त असंख्यात जो निकाल रहे हैं, तो उसमें वो क्या लिख दिए कि भाई जघन्य परित असंख्यात से कितने स्थान हम आगे जाएंगे तो जघन्य युक्त असंख्यात आ जाएगा। तो आचार्य ये भाव भाषा, जैसे कोई कहे कि भाई 2 से 16 कितनी दूर है, तो आप कहेंगे ना भाई 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इतनी दूर है। अथवा पावर से बताएंगे तो 2 पर 4 पावर होने से आता है, जबकि 4 तो 2 पर 2 पावर होने से आ जाता, तो ये स्थान हो गया। तो कहते हैं भाई जब जघन्य परित संख्यात आ जाएगा, उसके बाद तुम जघन्य परित संख्यात के छेद मात्र स्थान आगे जाओगे तो जघन्य युक्त संख्यात आ जाएगा, ये कहना चाहे। क्योंकि यहाँ पर विरलन दे राशि वही है, तो विरलन राशि का छेद निकालना है, वो हम आप लोग को बता, क्योंकि यहाँ एक ही है ना, तो कंफ्यूजन हो रहा है कि हम दे का निकाल रहे हैं कि विरलन का निकाल रहे हैं, तो विरलन का निकाला जाएगा। अगर हम ये नहीं समझेंगे तो 4 पर पावर 8 आएगा, जैसे अभी हमने इकट्ठी समझा 2 पर पावर 64, तो 2 का क्या निकालेंगे हम अर्धछेद, 1 निकलेगा। तो 1 को अगर हम करेंगे तो पहले स्थान पर तो आ नहीं रही है, पर नट्ठी जो आ रही, इकट्ठी जो आ रही है, तो वो तो गलत हो जाएगा ना। तो विरलन राशि का अर्धछेद निकालना है, देय राशि का। विरलन राशि का अर्धछेद निकाल करके देय राशि से उतने स्थान आगे जाने पर आएगी वो राशि। 2 पर 64 का जो पावर है, इकट्ठी जो संख्या है, वो भाई 2 से कितने आगे जाने पर आएगी, तो 64 के अर्धछेद प्रमाण आगे जाने पर आएगी। 64 का 6 होता है अर्धछेद, तो हम देख रहे हैं कि भाई 2 से 6ठे स्थान पर आ रही है इकट्ठी। नहीं आया पकड़ में? मंजू जी के चेहरे से तो ऐसा ही लग रहा है। लेकिन है तो बहुत दीदी, बहुत आप लोग का वास्तव में ये चीज क्या है, ये बोर्ड पे पढ़ाने की चीज है ना। बोर्ड पे बहुत अच्छा समझ में आता है अगर वैसे होता तो। ये सब सारी चीजें ना, गणित है तो गणित अपन वही डिस्कस कर रहे हैं। हाँ क्या बोले जेठी भाई साहब? 9 बजे से लेकर हमारा किसी भाई साहब का क्लास नहीं था, तो ये डिस्कशन हुआ है हमारा 3, 4, 5 क्या 2 से आगे कितने स्थान जाने पर आएंगे हम उनको। कैसे भाई साहब से हुआ है? नहीं जेठी भाई नहीं, आज क्या हुआ ना दीदी, आज क्लास नहीं थी ना, भाई साहब नहीं थे और हम लोग खोल लिए थे, तो हम लोग जेठी भाई साहब से ये चीज समझे थे, ये वाली नहीं, आप जो समझाए वो नहीं, हम समझे थे जैसे 64 संख्या जो घन धारा में है, इसके छेद वर्ग धारा के इसी स्थान के छेद 2 से 3 गुने यानी 6 होते हैं, ये समझाया था। कौन समझाया? जेठी भाई साहब क्या? हाँ
वही हम सोचे केसी भाई साहब कैसे समझो, वो तो बेचारे कभी पढ़े ही नहीं है इसको। नहीं, तो हम जेठी भाई इसलिए साहब से यही समझाए समझ गए कि केसी भाई साहब समझाए। मैं केसी भाई साहब तो समझाए, कोई भी आज जो नहीं पढ़ा रहेगा ये थोड़ी कि मैं समझा दूं, मैं कौन सा समझा, 100 बार मेहनत करती हूँ मैं। आज पूरी सामायिक मेरी की इसी पे गई कि अलग अलग संख्या ले लेके मैं सामायिक के अंदर करती रही, चिंतन करती रही। 2 पर 64 होगा तो क्या होगा, 2 पर 16 होगा तो क्या होगा, 4 पर 8 होगा तो आएगी कि नहीं, 4 पर 4 होगा तो आएगी कि नहीं। सारी संख्या से मैंने जब परज्यूम किया तब मैं कि आज मैं सबको क्योंकि सिद्धांत वो कहलाता है जो कभी बाधित नहीं हो। पता चला आगे जाके बाधित हो गया, जहाँ 4 पर 4 पावर है वहां तो ठीक है, जहां पर 4 पर 8 पावर आ गया तो बाधित हो गया। तो वैसा नहीं होता, सिद्धांत तो सिद्धांत है। तो वो लगा के सारा देखा मैंने कि सारे जगह फिट बैठ रहा है ना। आचार्य तो गलत नहीं बताते, पर हमारा दिमाग गलत है ना, हमारा दिमाग गलत है। इन्होंने एक चीज हमको ये बताई कि जो ये घन धारा है, घन धारा में तो अपन दूसरा स्थान पहला स्थान लेंगे और द्विरूप वर्ग धारा का दूसरा स्थान लेंगे। हाँ, वो थोड़ा सा वो आगे बताए भी आचार्य, बस वही एक स्थान का फर्क पड़ता है। या तो वहां पर 2 से शुरू कर दो, द्विरूप वर्ग धारा को 2 से ले लो तो स्थान ठीक बैठ जाएंगे, क्योंकि इसमें 8 और 64 आ रहा, 8 और 64 में है नहीं, ठीक बात, द्विरूप वर्ग धारा में 8 और 64 नहीं है। तो वो थोड़ा, तो या तो वहां से 2 ले लो और यहाँ से यहाँ की जो 8 है उसको आप दूसरा स्थान के लो, ऐसे बैठाने से बैठेगा। वो तो वहां पर है थोड़ा सा, मतलब सारे स्थान वही के वही है, इसीलिए तो द्विरूप वर्ग धारा याद करना चाहिए। द्विरूप वर्ग धारा याद हो गई तो घनाघन भी हो गई, घन भी हो गई, इसीलिए इसको याद करने के लिए ज्यादा जोर डाला गया था। अच्छा चलिए, एक प्रश्न पता नहीं मैं आप लोगों से पूछ चुकी हूँ कि नहीं, पूछ ली हूँ तब भी घर में करके लाइएगा, और नहीं पूछी हूँ तो कोई बात ही नहीं है। उसमें ये भी बताना है कि क्या है और क्यों है। जैसे हम लोग जघन्य परित असंख्यात, मध्यम परित असंख्यात, उत्कृष्ट परित असंख्यात, ठीक है। फिर हम कहते हैं जघन युक्त असंख्यात, मध्यम युक्त असंख्यात, उत्कृष्ट युक्त असंख्यात। फिर हम कहते हैं जघन्य असंख्यात असंख्यात, मध्यम असंख्यात असंख्यात, उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात। तीनों में 3-3 भेद हैं। आपको इसमें सीरियल लगना है कम से ज्यादा का, कि मध्यम परित असंख्यात, मध्यम युक्त असंख्यात, मध्यम असंख्यात असंख्यात में किसके विकल्प ज्यादा हैं और क्यों हैं, समझ रहे हैं ना। किसमें, जैसे हम जब 1 से 10 लेते हैं तो कितने विकल्प हैं, मात्र 10 हैं। 1 से 100 लेते हैं तो कितने विकल्प हैं, 100 विकल्प है। 1 से 1000 लेते हैं तो कितने विकल्प हैं, 1000 विकल्प हैं। तो कोई कहे भाई बढ़ते क्रम में आप इसको लगाइए, तो लगाएंगे क्या, 10, 100, 1000 ऐसे लगाएंगे, क्योंकि हमको विकल्प पढ़ते हुए बताना है कि जो 3 संख्या है और 3 ही संख्या अनंत में है, तो तीनों को आपको तुलनात्मक सजाना है कि किसमें भेद ज्यादा है, और साथ में ये बताना है कि क्यों है। ये अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छी भाव भाषणा 14 धारा की हो जाएगी और अलौकिक गणित की बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये आप लोग आज करने की कोशिश करिएगा, अभी तुरंत तो नहीं कर सकेंगे क्योंकि एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए एक बार। जैसे असंख्यात के 3 भेद है ना, परित, युक्त और असंख्यात। फिर उसका परित असंख्यात, युक्त असंख्यात, असंख्यात असंख्यात, फिर उसके 3-3 भेद हैं, है ना, जघन्य परित असंख्यात, मध्यम परित असंख्यात, उत्कृष्ट परित असंख्यात। हम सभी जानते हैं जघन्य परित असंख्यात कैसे निकलता है, जघन्य परित असंख्यात कैसे निकलता है, कुंड विधान विधि से निकलता है। देखिए सबसे बड़ी उम्र के हैं, आप लोगों को थोड़ा अपने चित्त पर विचार करने की कोशिश करिएगा कि कितना चित्त चंचल आप लोग का। आपसे बहुत बड़े उम्र के भाई साहब, मेरे से भी बड़े हैं, पर हमेशा देखिए तुरंत जवाब देते हैं, जो कि बहुत बार जघन्य परितनन के लिए बहुत बार बोला गया कि अंतिम अवस्था को किस सरसों प्रमाण है। तो हमने यही तो पूछा कि वो कैसे निकाला जाता है, नहीं बता पाए, भाई साहब ने तुरंत कह दिया कुंड विधान के द्वारा। तो हम ये जान रहे हैं कि कुंड विधान, तो हम सारी संख्या जान रहे हैं किस किस विधान से निकलती है। तो आपको इसका
जघन, मध्यम परित असंख्यात, मध्यम युक्त असंख्यात, मध्यम असंख्याता संख्यात, इन तीनों में किसके विकल्प ज्यादा हैं? क्योंकि जघन्य और उत्कृष्ट तो एक एक होता है, उसमें विकल्प खोजना ही नहीं है। अब वो हमको पता ही है, जघन्य से उसका ज्यादा होगा, उससे उसका ज्यादा होगा। यहाँ विकल्प पूछा जा रहा है कि विकल्प किसमें ज्यादा है। आप कहते हैं इसमें है, तो आपको कारण बताना है कि क्यों है, कैसे आप समझे कि इसमें विकल्प ज्यादा है, आपको ये भाव भासना कैसे हुई, वो आपको कारण बताना है। इसी तरह से मध्यम के भी, अनंत के भी 3 भेद हैं, परित, युक्त और अंतानंत। उसके फिर वही जघन्य, मध्यम, तो आपको उन तीनों का भी बढ़ते हुए क्रम में बताना है कि कौन किसके बाद आता है। कौन किसके बाद आता है ये तो शायद हो सकता है कि एक साधारण से हम लोग बोल भी दें कि ये, लेकिन वो क्यों आता है ये आपको भाव भासना करानी है। इसके लिए आपको अलौकिक गणित की किताब की सहारा लेना पड़ सकता है। तो आप किताब खोल के अपने घर में चिंतन करके, ये आप लोगों के लिए आज का होमवर्क रहा। चले, कहीं से कुछ और कोई प्रश्न? जैकी जी आई हैं क्या? जैकी श्राफ्ती आज नहीं आई है क्या? आज उनकी नहीं है क्या? क्योंकि वो उनकी आवाज नहीं आ रही। है जयश्री। जयश्री की जैकी जी, हम तुमको जैकी जी बोलते रहते हैं। हाँ, रोज जयकी बोलते हैं। हाँ, रोज जैकी, हम उनको रोज जैकी श्राफ बोलते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते क्या है। आप हीरो बनाते हैं उनको, वो जयश्री है। जैकी श्राफ नहीं, कहा आज तो नहीं आई है, नहीं तो बोलती हैं, क्योंकि वो पढ़ चुकी है ना, तो बोलती हैं, अच्छा बोलती हैं। मध्यम वाले ज्यादा उसको आएंगे, ज्यादा तो मध्यम वाले हैं वो ज्यादा आएंगे ज्यादा। पहले हाँ? मध्यम प्रत्यय संख्यात आएंगे। ऐसे ऐसे नहीं बताने की जरूरत है, ऐसे नहीं बताने की जरूरत है, और आज बताना भी नहीं है। कल आप लोग को ये भाव क्यों बताना है साथ में, है ना। इसलिए अपनी भाव भाषणा बढ़िया से करके कि क्यों, उससे ज्यादा वो क्यों। बाबू जी धोख, आप बोले थे आज नहीं आऊंगा। बाबू जी जो चीज हमने आज समझाई, आप अब भी आए हैं क्या? हाँ, 5 मिनट हो गया, आपको सवाल ले रहे थे पहले। आज वो कल सरिता जी का जो लास्ट में क्वेश्चन था ना, उसी को सभी तरह की संख्या लेके समझाएं। बाबूजी आप इससे सुनिएगा, हाँ सुनिएगा बाबूजी, आपको समझ में आ जाएगा। मैं सुन लूंगा आपको। हाँ। तो ये होमवर्क आप लोग कल करके लाएंगे। अब हम चलते हैं। आज वही जयश्री जी जो भी, उसमें भी नहीं थी क्या? 9 बजे वाली में नहीं थी, क्योंकि उनका भी थोड़ा वो गलत समझ रखी है ना, तो थोड़ा ठीक हो जाता है। नहीं, वो सुबह नहीं थी, सुबह तो हम लोग ये 3-4 जने थे। हाँ, चलिए अब ये जो जितना भी है श्रेणी रूप रतराकाश, इसमें कुछ नहीं पूछना है आप लोगों को। आगे चलें। द्वितीय वर्गमूल, तृतीय वर्गमूल, ये सब सबको समझ में आता होगा किसको कहते हैं, सबको सब समझ रहे होंगे ना। तृतीय वर्गमूल किसे कहते हैं, दूसरा वर्गमूल किसे कहते हैं। डिवाइड हुआ ना, डिवाइड वर्गमूल निकालना, डिवाइड तो भाग हो गया। हाँ, इंटू ही तो हुआ वर्गमूल। हाँ हाँ, वर्गमूल होता है, वर्गमूल निकालना। अब जैसे 9 का वर्गमूल 3 होगा, तो आप जिसका जिससे स्क्वायर होता है उसका वही वर्गमूल होता है ना। जिससे जिसका स्क्वायर होता है, मतलब 3 का स्क्वायर 3 पर स्क्वायर, 3 गुना 3, तो उसका वर्ग रूट हो जाएगा, 9 का वर्ग रूट हो जाएगा। एक बात यहाँ बताइए, हम इसलिए आज ये बात छेड़े यहाँ पर, केवल ज्ञान, और चलिए छोटे में आ जाते हैं। चलिए पल्ले के पहले भी है क्या ना, पल्ले का वर्ग रूट है ना, पल्ले का वर्ग रूट, किताब निकालो और फिर पल्ले। आप तो ये कह देंगे जब पूछूंगी कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, क्योंकि आपको तो पता है कि बढ़ते क्रम में आ रहे हैं। हमको इसको उदाहरण से समझाइए कि पल्ले का वर्ग रूट छोटा है, पल्ले बड़ा है, कैसे समझें। क्योंकि मेरे को लग रहा बहुत से लोग को ये समझ में नहीं आई होगी बात। हम लोग तो मैथमेटिक्स पढ़े हुए हैं, तो हम लोग के लिए तो ये सब कुछ है ही नहीं। इसको कैसे समझें।
आप नहीं बोलिएगा जेठी भाई साहब, नेमीचंद भाई साहब नहीं बोलिएगा। ऊपर दिया है पल्ले का रूट, नीचे दिया है पल्ले। तो छोटा बड़ा तो आप फट से बोल देंगे, वो पहले है तो पल्ले रूट छोटा है, पल्ले मैं बड़ा। कोशिश करूँ बोलने की। हाँ बोलिए। जैसे पल्ले को हमने 9 माना तो उसका वर्गमूल 3 हुआ, 3 किया नहीं। बहुत अच्छा। यहाँ क्या कह रहे हैं कि आप पहले पल्ले का वर्गमूल लो, पहले पल्ले का वर्गमूल आएगा, पीछे पल्ले आएगा। तो जो वर्गमूल किसका निकाल रहे हैं? आगे वाली संख्या का, है ना। पल्ले आगे आ रही है, पल्ले का वर्गमूल निकाल रहे हैं। जैसे 4 का वर्गमूल 2 निकालेंगे तो 2 तो पहले आएगा ना। 100 का वर्गमूल निकाले 10 आया, 10 गुना 10 100 होता है, तो 10 100 से पहले आएगा। तो इसीलिए किसी भी संख्या का वर्ग रूट पहले आएगा और वो संख्या बाद में आती है। ये एक तो भाव भाषण। दूसरी चीज यहाँ पर आया है पल्ले के छेद। अभी हमने जो नियम दिया उसी नियम के तहत ये घटा के बताइए जेठी भाई साहब। पल्ले के छेद, उसके बाद करे असंख्यात स्थान जाने पर पल्ले का रूट। ठीक है, यहाँ तक तो वो हमारे 6 ऑप्शन की चीज नहीं है। फिर ये एक स्थान जाने पर पल्ले, ये इसको आप अभी जो हम लोगों ने नियम जाना, जो आप लोगों ने लिखा, उस नियम के तहत बताइए तो एक स्थान जाने पर कैसे हुआ। पल्ले के छेद जो है, पल्ले का वर्गमूल जो है उसका एक स्थान जाने पर पल्ले आ रहा है, क्योंकि हम जो पल्ले का वर्गमूल समझो हम 3 मान रहे हैं, तो उसका वर्ग करने पर पल्ले आ जाएंगे 9, संख्या आ जाएगी 9। तो इसके लिए पल्ले स्क्वायर रूट से जो हमको आगे संख्या निकालनी है, अब समझो हमारा स्क्वायर रूट हम 4 पकड़ रहे हैं, तो उसके आगे की संख्या एक स्थान जाने पर 16 आ जाएगी। वैसे ही पल्ले का वर्गमूल जो है उसका एक स्थान जाने पर हमको पल्ले मिल जाएगा। सिर्फ वर्ग करना है। अब जैसे पल्ले का रूट है, अभी हमने क्या पढ़ा कि जो विरलन राशि के छेद से देय राशि को गुना कर दो तो उतने स्थान पर वो देय राशि, जो राशि निकालनी है वो आ जाती है ना। ये कैसे, ये सिद्धांत कैसे सब जगह फिट बैठ रहा है वो हम समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर। पल्ले का रूट तो हमने स्क्वायर कर दिया। पल्ले का रूट का, क्योंकि आगे बढ़ते हैं तो स्क्वायर करते करते बढ़ रहे हैं, तो पल्ले का रूट जहाँ लिखा वहां हमने उसके ऊपर स्क्वायर किया। स्क्वायर का छेद कितना आएगा? 2 का अर्ध छेद 1 आएगा। ठीक है। जब हम पल्ले के किसी भी रूट ओवर संख्या का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो संख्या आ जाती है। जैसे पल्ले का रूट है, पल्ले के रूट को जब हम एक स्थान आगे गए तो उसका स्क्वायर करते करते जा रहे हैं द्विरूप वर्ग धारा में, तो जब उसका स्क्वायर किए तो स्क्वायर करने से पल्ले आ गया। तो यहाँ पर हम उस फॉर्मूला को बताना चाह रहे हैं कि पल्ले के रूट के ऊपर पल्ले का स्क्वायर। यहाँ क्या नियम बताया उन्होंने? विरलन राशि के अर्ध छेद मात्र स्थान आगे जाने पर। तो 2 का हमने अर्ध छेद निकाला, 1 आया। तो पल्ले के रूट से पल्ले कितना स्थान आगे जाने पर आया? 1 स्थान जाने पर। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ पल्ले का रूट और जो है उसके ऊपर स्क्वायर। तो पल्ले का रूट जो है वो हो गया देय और स्क्वायर हो गया विरलन। विरलन का छेद निकालेंगे, 2 का छेद निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। तो पल्ले का स्क्वायर का एक स्थान आगे जाने पर पल्ले आ जाएगा। पल्ले के रूट से पल्ले कितने आगे आएगा? 1 स्थान जाने पर। चलिए थोड़ा सा रूट है इसमें, रूट ओवर थोड़ा हो सकता है समझ कम आया हो। और ऊपर हम लोग चलते हैं जहां आवली और प्रतर आवली लिखी है, तो जघन युक्त संख्यात बराबर आवली। आवली के बाद ये कह रहे हैं प्रतर आवली 1 स्थान आगे जाने पर। हम समझे इसको, आवली से प्रतर आवली कैसे आई है? एक स्थान आवली तो आवली होता है ना आवली दीदी? का वर्ग करने पर। आवली का वर्ग, आवली का वर्ग करने पर, है ना। तो आवली का जब हम वर्ग कर रहे हैं तो आवली हो गई देय राशि, और जो वर्ग हमने 2 लिखा वो हो गई विरलन राशि। समझ में आ रही है बात? आवली हो गई देय राशि, आवली का स्क्वायर कर रहे हैं ना, आवली हो गई देय राशि और स्क्वायर जो ऊपर लिखा वो हो गई विरलन राशि। अब विरलन राशि का हमने अर्ध छेद निकाला, 2 का अर्ध छेद निकाला, 2 का अर्ध छेद 1 आया। अब वो क्या कह रहे हैं
कि अर्ध छेद स्थान आगे जाने पर जो संख्या हम चाह रहे हैं वो देय राशि से उतने स्थान आगे आती है। देय राशि आवली है और हमको प्रतर आवली लाना है, एक स्थान के बाद में प्रतर आवली आ गई। पकड़ में आया? सब असल में बोर्ड की चीज है भाई, बहुत कठिन चीज है। पकड़ में आया कि नहीं? तो इसमें तो इस समय तो आवली तो ऐसे आवली इंटू आवली हुआ। आवली इंटू आवली मत बोलिए इसको, आवली का इसको देय विरलन करना है ना हमको, तो हम आवली पर अच्छा। स्क्वायर बोलेंगे। हाँ। आवली इंटू आवली तो है, लेकिन उसको कैसे लिखते हैं हम? आवली का स्क्वायर लिखते हैं। जैसे 2 गुना 2, 2 पर स्क्वायर लिखते हैं, है ना। 4 गुना 4, 4 पर स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ आवली पर स्क्वायर है। आवली गुना आवली का मतलब 4 पर स्क्वायर, 16 पर स्क्वायर, 16 गुना 16, है ना। 100 पर स्क्वायर, 100 गुना 100। तो आवली गुना आवली को हम लिखेंगे कि विरलन देय में लिखना है हमको, क्योंकि हमको विरलन देय राशि से समझना है। तो हम विरलन देय राशि से जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आवली स्क्वायर। तो हम यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि भाई आवली से प्रतर आवली एक स्थान आगे जाने पर कैसे आ गई। तो ये फॉर्मूला जो अभी हमने देखा उस फॉर्मूले से वहां समझ रहे हैं। फॉर्मूला में क्या था कि विरलन राशि का अर्धछेद निकालो। विरलन राशि क्या है? 2। आवली का स्क्वायर मतलब आवली पर 2 का पावर है। 2 का अर्धछेद आया 1। तो कह रहे हैं कि एक स्थान किससे? देय राशि से एक स्थान आगे जाने पर प्रतरावली आ गई। प्रतराव तो अपनी आवली है, आवली से एक स्थान आगे गए, प्रतरावली आ गई। पकड़ में आ रहा है कि नहीं? मैं तो बोर्ड नहीं रहने से मेरे को भी मेहनत बहुत पड़ रही है। ये तो इजी है यहाँ से। हाँ, बोल तो मैं बहुत धीरे धीरे रही हूँ, बहुत और स्पीड धीरे कर दूंगी। समझ में? हाँ बाबूजी, ठीक है, आराम से समझ में आ रहा है दीदी। छेद करेंगे तो जितना छेद है वो छेद का हिस्सा लाके जाएंगे, वहाँ पर वो अगली बार संख्या आ जाएगी। जैसे बाबूजी आप नहीं थे, एक बार और कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि बिना बोर्ड की चीज नहीं है, आप लोगों की गलती नहीं है, आप लोग समझ ले रहे हैं बिना बोर्ड की, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे और छोटी संख्या में हमसे, ये तो संख्या हमारे समझ में आती नहीं है, हम इकट्ठी लेते हैं, है ना। इकट्ठी सबको पता है, इकट्ठी कैसे आती है? 2 पर पावर 64, 2 पर पावर 64। तो 2 पर पावर 64, 64 के अर्धछेद कितने बाबूजी? अर्धछेद कितने 64 के? 7 हो जाएंगे, 3 3 6 हो गए, 6। तो अब ये क्या कह रहे हैं आचार्य, नियम क्या दे रहे हैं कि जो इकट्ठी है वो अपनी देय राशि से छठे स्थान पर आएगी, ऐसा कह रहे हैं। तो आप देखिए छठा स्थान है कि नहीं? 2 तो इसमें है नहीं द्विरूपवर्ग धारा में, अथवा 6 स्थान के बाद आएगी, ऐसा भी नहीं, संख्या छेद के मात्र स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर 4, 16, 256, 65 और 42 5 स्थान के बाद छठे स्थान पर इकट्ठी आई है ना। समझ में आ गया? विरलन राशि के छेद निकाल लो, और जो देय राशि है, देय राशि से विरलन राशि के छेद मात्र स्थान आगे जाएंगे, तो जो राशि हम लाना चाह रहे हैं देय और विरलन से, वो राशि आ जाएगी। अभी हमने समझा, इकट्ठी को निकाला, देय राशि ली 2 हमने, विरलन लिया 64। हम देय राशि को 4 भी ले सकते हैं, 4 लेकर के 64 की जगह हम 32 कर दें। देखिए और इसको समझाते हैं। हम देय राशि 4 ले लिए, विरलन राशि कितनी हो जाएगी तब? 32। ये आती कितनी है? इकट्ठी आती है। अब क्या कर रहे हैं? देय राशि 4 है, विरलन राशि 32 है। 32 के अर्धछेद कितने आएंगे? 5 आएंगे। तो ये क्या करे कि देय राशि से 5वें स्थान पर आएगी। तो अब देखिए आप, इकट्ठी देय राशि 4 है, तो कौन से स्थान पर आ रही है? 4, 16, 256, 65 और 42 5वें स्थान पर आ रही है, क्योंकि 4 पर पावर 32 इकट्ठी होता है,
तो भाई इकट्ठी कब आ रही है, कितनी बार मल्टीप्लाई करने से आ रही है, वो स्थान होता है। तो यहाँ पर हमको पता चला कि देय राशि से विरलन राशि का अर्धछेद 5 आया, देय राशि से 5 राशि 5 स्थान आगे जाने पर आती है। देय राशि 4 थी, एक स्थान 4, 16, 256 पन्नठी बादाल, और फिर इकट्ठी हम देख रहे हैं 5 स्थान के बाद हुई है। अथवा 4 को देय राशि के आगे अगर गिने तो 5वां स्थान, देय राशि को अगर लेके चले तो 5 स्थान के बाद, देय राशि को भी अगर काउंट करते हैं तो 5 स्थान के बाद, देय राशि को अगर हम छोड़ देते हैं तो 5वां स्थान। तो ये 5वां कहाँ से आया, विरलन राशि का अर्धछेद से आया होगा। बाबूजी थोड़ा पकड़ में, हाँ नहीं ठीक समझ में आ रहा, हाँ आ रहा, ठीक आ रहा ना, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा अपने देय इसके राशि बीच से में। 5वां, दीदी देय राशि से 5वां स्थान आएगा, देय राशि छोड़कर 5वां स्थान नहीं, देय राशि मिलकर, अब देय राशि हम यहाँ 16 मतलब 16 से आगे 16 एक स्थान, 256 दूसरा स्थान, 65 मतलब 29 तीसरा स्थान, बादल चौथा स्थान और इकट्ठी 5वां स्थान। मैंने ये कहा देय राशि से मतलब देय राशि से 5वां, देय राशि के बाद 5वां स्थान, और अगर देय राशि को गिनते हैं तो 6ठा स्थान। ये करना चाहते हैं, देय राशि के बाद 5वां स्थान और देय राशि लेते हैं तो 6ठा स्थान। तो इसलिए चूंकि 5 आया है, 5 आया है तो 2 तरह से कथन बनता है, एक तो 5वां स्थान, एक 5 स्थान के बाद, 2 तरह से हम कथन कर सकते हैं ना। तो जब हम कहेंगे 5 स्थान के बाद तो हम क्या करेंगे, देय राशि को भी गिन लेंगे, है ना। 4, 16, 256, 65 और 42, 5 स्थान के बाद इकट्ठी आया है। और अगर हम ये कहें 5वां स्थान तो हम देय राशि को नहीं गिनेंगे, 16, 256, 65, 42 और 18 5वां स्थान। तो कोई ये पूछे हमको कि कौन सा स्थान, तो कह देंगे 5वां स्थान भाई, तब हम देय राशि से आगे 5वां स्थान। और कोई कहेगा कि नहीं देय राशि उसका कितने स्थान के बाद, तो फिर हम कह देंगे कि भाई 4 से लेकर के 6ठे स्थान पर आती है, 5 स्थान के बाद आती है। तो ये बोलने का है कि जैसे प्रश्न है उस तरह का उत्तर हो जाएगा। ललिता जी इतना ही रखिए, 10:50 हो गई। हो गया क्या 10:50? ठीक है, चलिए आज वाला थोड़ा सा संख्या का उदाहरण लेकर के आप लोग करिएगा, और जो प्रश्न दिए हैं उसका उत्तर क्या होगा और वह उत्तर क्यों होगा, दोनों चीज आप लोग लाएंगे। आज रविवार, आज तो वो आएगा नहीं ऑडियो ना, वीडियो आएगा नहीं ना। हाँ आज नहीं आएगा बाबूजी। ओहो ठीक ठीक। दक्षमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंद्य मानस्य ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम हो। हे जिनवानी भारती तो ही जपूं दिन रहन जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। संग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।